मुशर्रफ जान, मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि मैं किसी को शामिल कर सकूं या मैं किसी को निकाल सकूं। हाँ, मैं क्लास से निकाल जरूर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी को गेस्ट से रजिस्टर्ड अकाउंट में नहीं ले जा सकता। यहां तक पढ़ा था हमने। अभी हम बात करते हैं राइटिंग अ रिव्यू की। वंस यू हैव केयरफुली रेड योर रीडिंग, आपने जो लिखा था उसको आपने पढ़ लिया अच्छे तरीके से, जिस तरह उसका स्ट्रक्चर क्या था, मेथोडोलॉजी क्या थी, वो तमाम चीजें। एक रिसर्च आर्टिकल आपके पास आता है किसी का, या आपने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा है, ठीक है, उसको आपने बड़ा केयरफुल अंदाज में पढ़ लिया। उसके बाद आपने लिखना है, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग नाउ। एक तरीकाकार तो ये होता है कि जैसे जैसे चीजें मेरे जहन में आती जाती हैं, जो मेरा तरीकाकार है कि मैं उसको लिखता चला जाता हूँ। अपने पास एक रफ कागज पे और पेन मेरे पास होता है, मैं पॉइंट्स लिखता जाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं वो पॉइंट जो है ना आने वाले विद द कोर्स ऑफ फर्दर रीडिंग मैं उसको भूल ना जाऊँ। उसके बाद फिर होता ये है कि फिर उन पॉइंट्स को मैं अरेंज करता हूँ कि पहले क्या आना है, फिर क्या आना है, फिर क्या आना है, और उसके बाद मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। यू कैन स्टार्ट बाय फ्री राइटिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग ओब्लिक आउटलाइनिंग। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाना है। फर्स्ट करें कि मेरा एक आर्टिकल है जिसमें कि 3 रिसर्च क्वेश्चंस हैं, कि वो कोई भी 3 रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं। उन 3 रिसर्च क्वेश्चंस को मैं लिख लेता हूँ, और उसके बाद जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जिस चीज से रिलेटेड है वो उसमें मैं फिट करता चला जाता हूँ। तो ये होती है बेसिकली आउटलाइनिंग में। तो आपने मेन हेडिंग्स जो है वो बना दी, एक स्ट्रक्चर बना दिया कि जी सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू होगा, लिटरेचर रिव्यू में लिटरेचर रिव्यू के अंदर सब हेडिंग होगी नेशनल रिसर्चेज, फिर इंटरनेशनल रिसर्चेज, कंक्लूजन्स ऑफ द रिसर्चेज आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं मेथोडोलॉजी में आता हूँ। मेथोडोलॉजी में बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड के बाद रिसर्च, इस रिसर्च प्रॉब्लम होगी, उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस होगी, फिर रिसर्च क्वेश्चंस आएंगे, फिर इस तरह की चीज। ये पूरा एक आउटलाइन में बना लेता हूँ। आउटलाइन बनाने के बाद जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो मैंने सिर्फ उसमें फिल इन करना होता है। By collecting and expanding upon your critical reading notes you have already made, or simply by writing point to point as you start, जिस तरीके से आपको बेहतर लगे या जिस तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस तरीके से आप स्टार्ट करें। You might want to begin with the facts, the main points of the reading itself। जो मेन पॉइंट्स हैं उनसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं। आप आर्ग्यूमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या अगेंस्ट हैं और क्या फॉर हैं जो ऑथर है उसके बारे में, या इम्प्लीकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो चीजें दी हुई हैं उनके ये इफेक्ट्स हो सकते हैं जो सिनेरियो चल रहा है हमारा उसके ऊपर, ताकि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उसके बारे में कुछ सोचें। और कोई ऐसी चीज कि ये जो चीजें हैं ये क्यों रूनुमा हुई उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से स्टार्ट करना चाहता है और किस तरीके से उसको एंड करना चाहता है। बट जो भी तरीका अपनाता है, एक 3 डिफरेंट राइटर्स हैं, वो 3 डिफरेंट तरीके अपनाते हैं, बट दे डू नॉट मिस आउट एनीथिंग। जो जो चीजें उसके अंदर शामिल है उन तमाम चीजों को उन्होंने शामिल करना है। कोई चीजों कुछ चीजें पहले ले आता है और कोई कुछ चीजें बाद में लेके जाता है। इट डिपेंड्स ऑन ऑथर टू ऑथर के वो किस तरह डेवलप करना चाहता है। अ थर्ड वे टू स्टार्ट इज बिगिन विद इवेलुएटिंग। आप उसको असेस करना शुरू कर दें, इवेलुएट करना शुरू कर दें कि टेक्स्ट जो है वो किस तरह है, ऑर्गेनाइज्ड है नहीं है, स्टाइल्ड है, रिसर्च्ड है नहीं है, उसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। उस तरीके से भी आप शुरू कर सकते हैं उसको लिखना। उसके बाद आता है फाइनल रिवीजन एंड एडिटिंग। स्टार्ट विद राइटिंग पैटर्न दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। जिस तरह मैंने पहले बताया ना तरीके, या कोई और तरीका जो आप अडॉप्ट करना चाहते हैं जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। बात औकात ये है कि जिस तरह मैं जब लिखना शुरू करता हूँ या लिख रहा हूँ आजकल मैं अपना थीसिस, तो कुछ गाइडलाइंस मुझे सुपरवाइजर मेरी देती है
तो जब वो सुपरवाइजर कुछ गाइडलाइंस देती है तो जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा जहन उसको कबूल नहीं करता कि नहीं ये इस तरीके से नहीं हो सकता, इसमें जो जो चीज उन्होंने कहा है कि छोड़ दो, अगर उसको हम शामिल नहीं करेंगे तो उसके जो नताइज हैं वो बेहतर नहीं निकल सकते, और जो रीडर है, ये एवेलुएटर है, वो उसको सही तरीके से समझ नहीं पाएगा। सो अगेन आई गेट बैक टू हर कि नहीं मैडम इस तरह नहीं, ये चीज जो आपने कही थी ना, अगर ये हम ना डालें तो उसके ये इम्प्लीकेशंस होंगे। ठीक है, तो मैं ये डाल देता हूँ, अगर आप समझती हैं बाद में ये निकालना है तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो चीज आपको बता दी गई हो आप उसी को अडॉप्ट करें और आपका जहन उसी को तस्लीम करे। हो सकता है कि इन द कोर्स ऑफ राइटिंग आपको कुछ फ्लॉज नजर आए और आप कहें कि नहीं ये इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से करना है, तो आप उस तरीके से करें। जो भी पैटर्न आपको बेस्ट सूट करता है उस तरीके से आप राइटिंग को डेवलप करें। सबसे पहला पॉइंट जो है वो रीड क्रिटिकली। जो टेक्स्ट है जो लिखा है उसको टेक इट अपार्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड इट्स कंटेंट्स एंड स्ट्रक्चर थॉरली। मैं जब किसी चीज की फाइंडिंग्स लिखना शुरू करता हूँ तो जो जो चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं टेक्स्ट में, उसमें से मैं फाइंडिंग्स निकालता जाता हूँ और उनको जैसे जैसे आती जाती है उसको लिखता चला जाता हूँ। जब वो आ जाती हैं उसके बाद फिर उसको मैंने सब हेडिंग्स में डिवाइड करना है कि पॉलिसी से रिलेटेड ये फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये फाइंडिंग्स हैं, सोसाइटी से रिलेटेड ये फाइंडिंग्स हैं। तो उनको फिर मैं वहां से निकाल के इन इन हेडिंग्स के अंडर डालना शुरू कर देता। ठीक है, तो टेक योर टेक्स्ट अपार्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड इट्स कंटेंट्स एंड स्ट्रक्चर थॉरली। उसके बाद फ्री राइट है। राइट एज मच एज यू कैन क्विकली ऑन व्हाट यू नो अबाउट योर टेक्स्ट और योर ओन व्यू पॉइंट्स। क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे और हम सोची पे रहेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम भूल जाते हैं। तो उनको लिख लें तो बेहतर है, ऑर्गेनाइज एंड अरेंज बाद में भी किया जा सकता है। गैदर डिटेल्स, mark or type the quotations in your text that best summarize the points you hope to make। वो चीजें जो कि इंपॉर्टेंट हैं जिनसे कोई implications या recommendations निकलती हैं उनको कोट मार्क्स के अंदर डाल दें ताकि आपको बाद में याद हो कि यहां से मैंने recommendations या implications के ऊपर तरफ जाना है। Write descriptions or a list of detail you have to support your point, facts, quotation or the experiences। ठीक है, डिस्क्राइब करें हमको, उनके साथ साइड नोट्स डाल लें या कुछ और चीजें जो हैं जिन जो आपके जहन में समझ आती हैं उनको आप अलग पेपर पे लिख लें ताकि बाद में आसानी हो आपके लिए। राइट फॉर योर ऑडियंसेस, विजुअलाइज इट। क्योंकि मैं जब लिख रहा होता हूँ तो मैंने ये तो नहीं करना कि लिख के मैंने जेब में डाल लेना है और बस दैट्स इट, उसको मैंने लॉक एंड की में रख देना है। तो जब मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग इट फॉर समवन। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पर अगर आप एक लेटर लिख रहे हैं तो लेटर आप लिख रहे हैं उसके लिए कि जिसको आपने भेजना है वो। तो जब आपने जिसको भेजना है, पुट योर सेल्फ इन हिज शूज और हर शूज, और उसके बाद आप कहें कि जी ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ क्या ये दूसरे को समझ आ जाएंगी। या एक तरीकाकार ये होता है कि मैंने जो लिखा है वो मैं किसी और बंदे से पढ़वाता हूँ और उसे कहता हूँ यार तुम्हें तो बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, तुम इसको पढ़ो और तुम मुझे बताओ कि तुम इससे क्या नतीजा हासिल करते हो। ठीक है, तो वो तमाम डिटेल्स जो कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं और जो अगले को समझ आनी चाहिए उनको नहीं भूलना है। ऑर्गेनाइज, मेक एन आउटलाइन यूजिंग द स्ट्रक्चर अबव और वट एवर स्ट्रक्चर यू योर इंस्ट्रक्टर सजेस्ट। जो आपका सुपरवाइजर है, जो आपका मैनेजर है, जो आपका एडवाइजर है, वो जो सजेस्ट करता है आप उस तरीके को अपना लें। लेकिन या मेरी तरह आपने उसने जो तरीका बताया उसको आपने अपनाते हुए जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप बीच में शामिल करें और उसको बताएं कि नहीं ये इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से हो सकता है, तो आई विल डू इट लाइक दिस। उसके बाद आप देख लीजिएगा, अगर आप समझते हैं तो मैं निकाल दूंगा। रिसर्च, चीजों को ढूंढे। जरूरी नहीं है कि एक नैरेटिव या एक डिस्कोर्स या एक बयानिया जो हमारे सामने आ गया है न्यूज की शक्ल में या किसी राइटअप की शक्ल में तो मैं उसको उस मनोमान उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लूँ कि नहीं यार इसने रिसर्च करके बताया होगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है उसने टोटल की रिसर्च की हो।
तो आप अपने तौर पे रिसर्च जरूर करें, बहुत दूर नहीं जा सकते ऑन ग्राउंड, तो आप गूगल खोलें और वहां से आप क्लैरिफाई कर लें कि हाँ ये चीजें इस तरीके से हैपन हो रही हैं या नहीं हो रही। So if required, mix research of your summaries, your arguments, and your evaluations with the above method to develop first draft during research. Critical writing की characteristics क्या होती हैं? The most characteristics features of critical writing जो हैं वो होती हैं, अगर आप किसी चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं ना, तो इट्स अ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट रिफ्यूजल, कि मैं ये चीजें, ये कंक्लूजन्स और ये राइटअप्स एक्सेप्ट नहीं करता, या विद फॉलोइंग लिमिटेशंस मैं इनको एक्सेप्ट करता हूँ। A clear and confident refusal to accept the conclusions of other writers without evaluating the arguments and evidences that they provide. उसके बाद फिर मैं उनको देखता हूं और फिर बताता हूं कि जी क्यों मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूं। अब बैलेंस प्रेजेंटेशन ऑफ रीजंस, फिर आपने रीजंस देने हैं कि क्यों कंक्लूजन जो बाकी राइटर्स के हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए या ना एक्सेप्ट किया जाए, या उनको विद द चेंज एक्सेप्ट किया जाए या विद फॉलोइंग लिमिटेशंस एक्सेप्ट किया जाए। उसके लिए आपने अपनी लॉजिक और अपनी चीजें बतानी है। अ क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ योर ओन एविडेंस, जो आपने चीजें इकट्ठी की हैं, आपने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं और आपने जो रिसर्च की है, जिससे आपने कुछ कंक्लूजन्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स निकाले हैं जो कि किसी फैक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, वो आप देंगे। आपकी जो एविडेंस है उसकी रिकग्निशन और लिमिटेशंस जो हैं वो भी आपने कंक्लूजन्स और आर्ग्यूमेंट्स में देने हैं। इन तमाम चीजों के लिए यू विल नीड टू कंसिडर द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स यू हैव read। चीजें तो बहुत सारी आपको इन द कोर्स ऑफ योर रिसर्च और इन द कोर्स ऑफ सर्चिंग ऑन द गूगल डॉक्यूमेंट या गूगल स्कॉलर के ऊपर आपको मिल जाती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी क्रेडिबल है, कौन सी मोस्ट रिलेवेंट है, ये हमने सोचना है कि हमने कौन सी इंफॉर्मेशन और एविडेंस उठानी है और कौन सी इंफॉर्मेशन और एविडेंस नहीं उठानी। आइडेंटिफाई की पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स यू कैन कमेंट अपॉन। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनके ऊपर क्या कमेंट्स कर सकते हैं, वो आपने देखना है। Assess their relevance and usefulness to the debate that you are engaging in for your assignments and identify how best they can be woven into arguments that you are developing। और वो जो एविडेंस और जो रिसर्च पेपर्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स, ये जो चीजें आपने उठाई हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे टू निगेट और टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि उनको अपने आर्ग्यूमेंट्स में किस तरीके से आपने फिट करना है और किस तरीके से आपने उनको यूज करना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, critiquing two or more piece of work in comparison, ये एक अप्रोच है। trying to give and take argumentation, किसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर आप क्रिटिक करते हैं और उस क्रिटिक के दौरान आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं। इट इज गिव एंड टेक आर्ग्यूमेंटेशन। टॉकिंग टू एन ऑथर इन योर क्रिटिकल राइटिंग, किसी ऑथर ने कोई चीज दी है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको आप अपने वर्ड्स में एलोबरेट करते हैं। इसका मतलब है आप उस ऑथर के साथ बातचीत कर रहे हैं। posing question and finding answers from the work, have authors talk to each other in your critical writing। ऑथर्स कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक रिसर्च जो विच वाज कंडक्टेड बाय आफाक, he argued that it is mandatory that for the betterment of security of educational institution, at least 8 feet walls should be constructed
by the school administration at their own expenses. ठीक है, ये आफाक ने कहा। साथ ही आप इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, however मुस्तफा argued that there is paucity of funds and allocations to the schools, and due to these paucity they cannot take major expenditures in the school. अभी दो ऑथर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक ने एक आर्ग्यूमेंट दिया है, दूसरा उस आर्ग्यूमेंट को किसी एक बेस के ऊपर निगेट कर रहा है। तो ये दोनों चीजें जब हम लिखते हैं तो रीडर को पता चल जाता है कि हाँ, जरूरी भी है बाउंड्री वॉल, लेकिन बाउंड्री वॉल के लिए पैसा भी नहीं है। अभी उसका वो हल निकाल सकता है कि हाँ, इम्प्लीकेशंस हैं कि सिक्योरिटी जरूरी है लेकिन फंडिंग कम होने की वजह से नहीं हो सकता। तो रिकमेंडेशन क्या बनती है कि फंडिंग जो दी जाती है स्कूल्स को, उसको एनहांस किया जाए। समझ आ गया? आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक हो गया। राइटिंग ए डिबेट ऑफ ऑथर एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट वर्सेस ऑथर, आपस में कोई बातचीत वो करते हैं, उसको आप लिखते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, स्टाइल, टोन एंड राइटर्स रोल। स्टाइल क्या होगी, टोन क्या होगी और राइटर का रोल क्या होगा। इन अर्ली और रेट ड्राफ्ट्स एन एकेडमिक स्टाइल and tone of calm, reasoned, fair, balanced and logical। लिखाई से पता चल जाता है कि एक बंदा एग्रेसिव है, एक बंदा नॉर्मल है, या एक बंदा काम है। In your role as a writer, you should remain a neutral observer, simply applying the analysis in a balanced, logical, consistent manner। आपने अपनी इनपुट को नहीं देनी कि नहीं वो तो बेवकूफ का बच्चा, उसने गलत कहा था। आपके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है उसने रिसर्च की है, तो आपने उस रिसर्च को प्रोड्यूस कर देना है विदाउट योर ओन इनपुट। हमारे पास जो अवेलेबल चीजें होती हैं ना, हमने उनको, मैं ये जरूरी नहीं समझता है कि अगर मेरे पास ये चीज आ रही है कि स्टैटिस्टिक्स ये बताती हैं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कम हो रही है और पीएमएलएन की मकबूलियत जो है वो बढ़ रही है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमें बता रही हैं, तो मैं उन स्टैटिस्टिक्स को रद्द नहीं कर सकता कि नहीं 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 ये गलत कहती हैं, गलत कहते हैं। क्योंकि मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ, ये करती हूँ, इस वजह से उसकी स्टैटिस्टिक्स नीचे जा ही नहीं सकती। तो जो स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा आपको कहता है, हमने उस डेटा के हिसाब से चलना है। उसके बाद आ जाती है ऑथेंटिसिटी। बी एज रियल एंड मीनिंगफुल एज यू कैन टू योर ऑडियंसेस एंड योर कंटेंट एंड टू योरसेल्फ। अपने आप से जस्टिफिकेशन करनी है आपने, अपने ऑडियंस से जस्टिफिकेशन करनी है आपने, कोई गलत चीज आपने नहीं देनी। फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, ट्राई एज फुली एज यू कैन टू कंसिडर इट्स ओन बिलीव्स अबाउट योर टेक्स्ट। Secondly, find the heart of the meaning in both your reading and your examination of it, and write about them clearly using high quality supporting details. और तीसरा, अपना एनालिसिस करें, डेवलप them in a way as meaningful as it is possible। क्रिटिकल राइटिंग होगी, अभी रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल राइटिंग तक हमने सिर्फ वो चीजें दी जो हमें मिली, हमने सिर्फ वो प्रेजेंट किया जो कि डेटा ने हमें कहा। लेकिन जब हम रिफ्लेक्शन की बातें करते हैं तो रिफ्लेक्शन में हम अपना टच देते हैं। So reflective writing is somewhat different from critical writing. It is more directed towards you than the others। यानी authors के ऊपर ये direct नहीं करती, ये direct आपके ऊपर करती है। Reflection is a form of personal response to experiences, situations, events, or new information। It is a processing phase where thinking and learning takes place। There is neither a right nor a wrong way to reflect। कोई तरीका नहीं है, आपकी सोच को जब आप कागज पे लिखते हैं तो उसका कोई खास तरीकाकार नहीं होता है।
सिर्फ कुछ सवालात होते हैं जिनके जवाबात आप तलाश करते हैं और उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं आप। वे ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको एक्सप्लोर करना है हमें। रिफ्लेक्टिव राइटिंग कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर एनालिटिकल स्किल्स। जब आपने एनालिसिस कर लिया, क्रिटिकली आपने सोच लिया, तो अभी आपने सिंथेसाइज करना है इंफॉर्मेशन को, और उस इंफॉर्मेशन में से आपने मायने और चीजें बनानी है कि इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। It requires you to express what you think and more significantly how and why you think that way. इसका जवाब भी आपने देना है। क्रिटिकल थिंकिंग, आपके अपने एक्सपीरियंसेस, आपके assumptions, आपके एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिलीफ्स और उन चीजों को जस्टिफाई करना टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गिव इट अ डीपर मीनिंग इज अ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ ये प्रोसेस जाता है जब आप चीजों को एक्सप्लेन करके अपने ऑडियंसेस के सामने रखते हैं। What it is about, reflective writing is the writing which involves consideration of the larger context, the meaning and the implications of an experience or an action। ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये क्या होता है? It is my response to the experiences, to the opinions, to the events and to the new information। उसके बारे में मैं क्या समझता हूँ। नई टेक्नोलॉजी तो आ गई है, बट इंटरनेट की वजह से टाइम कंज्यूम होता है, बच्चे अपने सिलेबस को टाइम नहीं दे पाते हैं, और इंटरनेट की एक्सेस यूजेज की वजह से फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी आती हैं। ठीक है, ये मेरा रिस्पॉन्स है एडवांसमेंट्स ऑफ इंटरनेट एंड आईटी की तरफ। वंस रिस्पॉन्स और थॉट्स ऑन फीलिंग्स, कि वो क्या सोचता है उनके बारे में। अ वे ऑफ थिंकिंग टू एक्सप्लोर वंस लर्निंग, कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। इससे सेल्फ नॉलेज गेन करने में हमें हेल्प मिलती है। A way to achieve clarity and better understanding of what is learning. It gives you a chance to develop and reinforce your writing skills. मैं आज से 4 साल 5 साल पहले शायद एक पेज लिखते हुए मैं सोचता होता था। अभी 4 चीजें मैं जहन में सोचता हूँ, पेन रखता हूँ कागज के ऊपर और पूरा एक पेज लिख डालता हूँ, और उसमें मुश्किल से मुझे 10 मिनट भी नहीं लगते। तो प्रैक्टिस और नॉलेज की वजह से आई हैव एनहांस्ड माय राइटिंग स्किल्स। A way of making meaning out of what one has studied। ठीक है। Some forms of reflective राइटिंग कौन सी हैं? लॉग्स एंड जर्नल्स होते हैं। टीचर्स की हम बात करें तो टीचर्स लॉग भी लिखते हैं, जर्नल्स भी लिखते हैं। लर्निंग लॉग्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। समटाइम्स दे मे बी a formal part of reflective writing, or sometimes they may be form of basis for further reflection of assignments. The aim of a learning journal is more to reflect on events and your actions as it happens। आप अपना एक लॉग रख रहे होते हैं, एक जर्नल बनाया हुआ था आपने, जिसमें आपकी डे टू डे रूटीन, क्या पॉजिटिविटीज हैं, क्या नेगेटिविटीज हैं, वो चीजें आप लिख रहे होते हैं, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उसको दोबारा खोलें तो आपको पता चल सके कि आपने क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है। जर्नल राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग पर्सनल इंसाइट्स, अपनी इंसाइट्स, रिफ्लेक्शंस एंड क्वेश्चंस ऑन असाइंड पर्सनल टॉपिक्स, जो आपने अपने आप को दिए हुए थे उनके ऊपर बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रेजेंटेशंस कौन सी होती हैं? फर्ज करें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका बॉस जो है उसकी कोई कमिटमेंट आ गई है, उसको कहीं जाना पड़ गया है, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जो आपका बॉस सीईओ है, तो सीईओज की एक मीटिंग है जहां बाकी सीईओज भी आ रहे हैं। तो अभी वो चूंकि नहीं जा पाएगा, तो आप चूंकि डिप्टी हैं, तो आपको बताता है, या किसी भी बंदे को वो बताता है कि यार तुम चले जाना मेरी जगह पर, तुम ये मीटिंग अटेंड कर लेना और उसके बाद मुझे बता देना कि वहाँ क्या हुआ। ठीक है। तो जब आप वापस आते हैं तो वापस आके फिर आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें वो तमाम चीज़ें लिखते हैं, क्या डिस्कस हुआ, उसके क्या आउटकम्स थे,
आपकी क्या सोच थी, क्या इम्प्लीकेशंस थी, आपने क्या डिस्कस किया और उस पर डिसीजंस क्या हुए। ये तमाम चीजें आप प्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिफ्लेक्टिव प्रेजेंटेशन कहते हैं। जो काम हुआ उसकी रिफ्लेक्शन देते हैं। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। इफ यू हैव टेकन पार्ट इन अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और अ वर्क प्लेसमेंट, किसी जगह पर आप ट्रेनिंग के लिए गए हैं, वापस आके आप बाकी लोगों को अप्राइज करते हैं, तो आप प्रेजेंटेशन देते हैं। अभी प्रेजेंटेशन जो है मोर कन्वर्सेशनल होती है और इंटरेक्टिव होती है। कि बजाय इसके कि हम चीजें लिख के सामने रखें, तो हम प्रेजेंटेशन की दे के चीजों को वाज़ा कर देते हैं। बिकॉज जो सवालात होते हैं वो भी लोग पूछ लेते हैं। अभी जिस तरह मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ के क्लैरिफाई कर लेते हैं उसको। लेकिन अगर एक डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के बहुत सारी एम्बिग्विटीज और बहुत सारी कंफ्यूजन जो हैं वो इंसान के जहन में रह जाती हैं। दिस इज स्पेशली ट्रू इफ यू हैव बीन ऑन अ लॉन्ग वर्क प्लेसमेंट टू विच अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहते हैं और फिर आप आके प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्टिव एसेस। theoretically this is probably the type of reflective writing that you are most used to, because हम यही काम करते हैं। much of what is expected of you is in normal academic essay is still expected of you in a reflective essay। वही चीजें जो वहां पर होती हैं वो यहाँ पर भी देते हैं। you will still be expected to analyze। जो आपने जो चीज प्रेजेंट की उसको आपने एनालिसिस करना है। आखिरी पैराग्राफ में हम एनालाइज करते हैं। थिंकिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू इंक्लूड, क्या आप इंक्लूड करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, की पॉइंट्स क्या होंगे और क्या नतीजा अक्स करना चाहते हैं उससे। थिंक अबाउट ऑल द इंसिडेंट्स और इवेंट्स दैट हैव मोस्ट कंट्रीब्यूटेड टू योर लेवल। ठीक है। मेरे एक दो ब्लॉग्स हैं जो कि दुनिया न्यूज़ के ऊपर पब्लिश हुए थे, मैं पहले प्रोबेबली शायद आपको शेयर कर चुका हूँ वो। उनको अगर आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। बिकॉज पहले आपने क्रिटिकली चीजों को एनालाइज किया, देखा, और उसके बाद उसके ऊपर आपने अपना टच दिया कि इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। तो जब हम एक पेज का या दो पेज के एसेज लिखते हैं या ब्लॉग्स लिखते हैं, तो उनमें हम यही चीजें करते हैं। आई होप आई हैव शेयर द ब्लॉग्स। ऐसे ही है। जस्ट अ मिनट।